हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, तो डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर हम लोगों के सारे हैलोजन दे रखे तो हम लोग फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं करा सकते। तो अपने को इस तरह के दो स्पीसीज चाहिए बेसिकली, ताकि हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएं। सिंपल सा सिनेरियो है, 2 क्लोरीन हटाओ 1 बॉन्ड बनेगा, बाकी बचे हुए 2 क्लोरीन हटाओ डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी बचे हुए तीसरे क्लोरीन के पेयर को हटाओ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। मतलब अपने प्रोडक्ट में CH3 के साथ जो कार्बन है और सामने वाले पार्ट में कार्बन के साथ जो CH3 है, पहला क्लोरीन हटाने से सिंगल बॉन्ड बना, दूसरा ऊपर वाला क्लोरीन हटाने से डबल बॉन्ड बना, और नीचे तीसरा वाला क्लोरीन हटाने से ट्रिपल बॉन्ड बना। अभी तुम लोग इन सब चीजों को सीखोगे, प्रोडक्ट बनाने का वेरियस तरीका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। मतलब हम मेरे पास जो भी तरीके हैं कि इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस तरीके से या प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या ओरिएंटेशंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन चीजों को बस सीखने की कोशिश करो, टाइम के साथ बहुत ही यूज टू हो जाएंगे। अच्छा ये तो ऐसा बनता है, ये तो ऐसा बनता है, ऐसा बकवास टाइप का चीज है, वो ज्यादा कुछ भारी नहीं लगेगा। शुरू में लगेगा कि ये क्या बोल दिया सर, समझ ही नहीं आ रहा। समझने की ज्यादा कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि जो हम बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करो। बस मैंने यही बोला था कि जो बोल रहे हैं बस उसको फॉलो करो। करते 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 अब तुम लोग को वो प्रोसेस बहुत ही यूज टू टाइप का हो गया कि अच्छा इसमें ऐसा ही करना है, इसमें ऐसा ही करना है, इसमें ऐसा ही करना है। तो शुरू में पहला दूसरा दिन लग रहा होगा कि अरे एरो जबरदस्ती ऐसा क्यों बनवा रहा है। मतलब बिल्कुल प्रॉपरली हम बोल रहे थे ये एरो ऐसा ही बनेगा, ये एरो ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनाना था तुम लोगों को। बट अब टाइम के साथ उस चीज को लेके बहुत यूज टू हो गए। तो वैसा ही यहाँ पे होगा कि जब हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, तो शुरू में बिल्कुल अभी जस्ट हम लोगों ने सीखना शुरू किया है, थोड़ा नया लगेगा सब कुछ, बट टाइम के साथ बहुत ही यूज टू हो जाएंगे इन सब चीजों को लेके। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में, अगर प्रोडक्ट बनाया जाए तो क्लोरीन हटेगा रेडिकल बनेगा, क्लोरीन हटेगा रेडिकल बनेगा, और इन दोनों को जब कंबाइन करें तो एक ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये अपना एक पॉसिबल प्रोडक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम लोग कभी एनसीईआरटी पलट के देखना, तो इस चीज को हम लोग शायद डेवर्स बेंजीन बोलते हैं, शायद, या केकुले बेंजीन बोलते हैं। एग्जैक्टली वर्ड हमको ध्यान नहीं आ रहा, बट बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सबसे शुरुआत में गेस किया गया था कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। बाद में जाने के बाद मालूम पड़ा कि नहीं नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है जो कि गलत है। क्यों गलत है उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ध्यान रखना, और ये स्टेटमेंट तुम्हारे नोट्स कॉपी में तुमको मिल जाएगा। अगर कभी भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं और रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, अगर इसमें हम लोग रेडिकल का फॉर्मेशन करें, जैसे मान लो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, क्लोरीन को हटाए रेडिकल बना, क्लोरीन को हटाए रेडिकल बना। अगर कभी भी रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है, तो रेजोनेंस कराने के बाद जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उस चीज को बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लो अगर यहाँ रेजोनेंस कराते हैं, तो रेजोनेंस कराने से पाई बॉन्ड एक जगह पे शिफ्ट हुआ, उसके अलावा जो रेडिकल्स हैं ये पोजीशन पे आ गए। अब देख के मालूम पड़ रहा है ये दोनों रेडिकल को कंबाइन करना आपस में, तो ये दोनों रेडिकल को अगर कंबाइन करना है, आराम से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर कभी भी रेडिकल रेजोनेंस में जा रहा होगा, तो उस केस में रेजोनेंस करा के जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा सकता है, उसी को बनाना है एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये छोटा सा स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब कुछ चीजें हम लोग टाइम के साथ सीखते जाएंगे। अभी शुरुआत में जज करना मुश्किल है, शुरुआत में ये सब चीज सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अभी शुरू में बस ये चीजें सुनते जाना है तुम लोगों को। एक सर्टेन टाइम के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर की पॉसिबिलिटी, या फिर कुछ और नए टाइप की चीजें। तो ये सारी चीजें बस अभी सुनते जाना है अपने को। अभी पहले स्टेज में हम लोग इन सब चीजों को केवल देखेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सेकेंड स्टेज में फिर हम लोग उन सब चीजों को अप्लाई करना शुरू करेंगे, उस सारी पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखेंगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम लोग गलती ना करें। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट्स तुम्हारे नोट्स कॉपी में स्टार मार्क करके दिया हुआ रहेगा, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 तक के पार्ट में कहीं कोई भी कुछ भी पॉइंट में दिक्कत अगर आया है, कुछ भी पॉइंट अगर पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग हर क्लोरीन को अलग अलग कार्बन चेन से भी तो मतलब कर सकते हैं रिप्लेस। और फिर हर क्लोरीन को हम लोग अलग अलग कार्बन से भी रिएक्शन में इन्वॉल्व करा सकते हैं ऐसा। यस सर। मतलब ये जैसे ये जो रिएक्शन है, ये पहला वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट तो हो गया, बट दूसरे क्लोरीन को दूसरी जगह भेज दें रिएक्शन में, ऐसा ना? यस सर। हाँ ठीक है। अभी जो ऊपर पॉइंट लिखवाया हम, ये इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं क्या वहां पे? सर वो तो इंटरमॉलिक्यूलर होना ही है ना, वो इंट्रा थोड़ी हो सकता है। अब एक चीज को सोचो, पहला स्टेप अगर हो गया, इसको हम येलो से मार्क कर देते हैं, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब पहला स्टेप हुआ तो उसके बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा? केवल पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, केवल पहला स्टेप हुआ नीचे, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आएगा? क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो समझ में आ गया आंसर? यस सर, मतलब सर ये स्टेप वाइज, ये ही रिएक्शन स्टेप वाइज ही होगा कि मतलब पहले एक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा हाँ होगा? ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। जैसे रेडिकल स्टेबल है या अनस्टेबल है? जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबल स्पीसीज है या अनस्टेबल स्पीसीज है? सर अनस्टेबल। काफी अनस्टेबल स्पीसीज है। तो एक रेडिकल बनना ही अनस्टेबल है, एक ही बार में तीनों रेडिकल बनना चाहेगा क्या? यस सर। तीन रेडिकल तो नहीं बनना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेप वाइज ही रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट तो बताओ। हम ये नहीं बोल रहे कि बाकी प्रोडक्ट्स नहीं बन सकते, बाकी प्रोडक्ट्स के भी बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, नो डाउट बनाया जा सकता है। बस ये है कि उस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग अपने पार्ट में नहीं सोचते, उसमें कुछ भी हो सकता है कहानी। जैसे मान लो एक इंटरमॉलिक्यूलर हुआ, दूसरा इंट्रा हुआ, फिर तीसरा वापस इंटर हो गया, तो एक साइक्लिक रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग। बनने को कुछ भी बन सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग उस डायरेक्शन से नहीं सोचेंगे, बनाने के लिए माइनर प्रोडक्ट उधर से बनेगा, बट हम लोग उस डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं, वो हम लोग अपने स्कोप से बेसिकली बाहर टाइप की चीजें हैं। और कोई डाउट तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 तक। मतलब ये सब सवाल पूछने का है, ये सब सवाल तुम्हारे दिमाग में अगर कहीं भी आता है तो ये सब पूछना है, यही सवाल सब क्लियर होने चाहिए। मतलब जो डाउट पूछने का मतलब ये मत पूछना कि सर ये वाला प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें, तुम्हारी प्रॉब्लम है। बट इस क्वेश्चन में ये क्यों नहीं हुआ, इस वाले में ये भी तो बन सकता था प्रोडक्ट, ये सब सवाल होते हैं कि इस प्रोडक्ट के अलावा ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से चीजें सोचने की कोशिश करो, ये मत समझ के बैठ जाओ कि ये तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। सवाल सबको समझ में आता है, सवाल समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है थोड़ा, कि अगर ये सवाल को रिलेट करना है तो गिवन एग्जांपल जो मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब में कैसे इन चीजों को हम रिलेट कर पाए, ये सब चीजें आपको सोचनी होंगी। अदरवाइज बहुत सिंपल चीजें होती है, बहुत मुश्किल नहीं होता। बताओ अभी और कोई डाउट है तो सर किसी को? फोर्थ वाले क्वेश्चन में हाँ, सर वहां पे Cl पे पहले रेडिकल आएगा कि Br पे? ये भी अच्छा सवाल है। कोई जवाब देना चाहेगा इसका? पहले क्लोरीन की तरफ से रेडिकल सर आएगा या पहले पहले? ब्रोमीन का। क्यों ब्रोमीन का? सर वीक बॉन्ड है तो पहले टूटेगा। ये सवाल हम ऊपर जवाब दे चुके हैं, कि शायद इसी सवाल में जवाब आ चुका है कि बॉन्ड अगर वीक है तो आसानी से टूटेगा। इनफैक्ट ऊपर जब हम लोग उल्मेंस रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उल्मेंस रिएक्शन के डिस्कशन में भी हम ये पॉइंट साइड में लिखे थे कहीं पे, कि आयोडीन वाले पार्ट का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए कॉपर से भी काम चल जा रहा है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर कर, इनफैक्ट रिएक्टिविटी में शायद हो सकता है मेंशन ना किए हो, बट रिएक्टिविटी ऑफ वुर्ज रिएक्शन में हम लोग आराम से ये चीज इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आर आई का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है, फिर उसके बाद आर बी आर का, फिर उसके बाद आर सी एल का एंड आर एफ का। तो इस केस में जो हम लोग रिएक्टिविटी का ऑर्डर है अल्काइल हलाइड का, वो इसी ऑर्डर में रहेगा, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। अल्काइल आयोडाइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा वो रिएक्शन में, क्योंकि सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। तो ये भी एक तरीका होगा जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने रिएक्टिविटी को कंसिडर करने के लिए। ऑल्दो मेरे हिसाब से नोट्स में होना चाहिए पॉइंट, लास्ट क्लास में बताए नहीं है क्योंकि मतलब मेरे दिमाग से उतर गया था, तो इसलिए ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। और कोई डाउट किसी को तो बताओ। सर यहाँ पे जो रिएजेंट है ये मतलब डिफाइंड है कि इसके अलावा हम लोग और नहीं यूज कर सकते, जैसे वुड्स रिएक्शन में Na या दूसरी जगह K यूज कर सकते हैं? नहीं, Na ही यूज किया जाता है। जैसे हम लोग पोटेशियम यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाम है उसमें, वुर्ज रिएक्शन हम लोगों ने नाम डिफाइन कर दिया। तो जब हम लोगों ने एक पार्टिकुलर नाम डिफाइन किया है तो हमेशा एक पार्टिकुलर रिएजेंट्स को यूज करके ही वो नाम यूज किया जाता है, ऐसे ही रैंडमली हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते।
बाकी जगह से भी रिएक्शंस कराए जा सकते हैं, सोडियम की जगह अगर हम लोग पोटेशियम यूज कर ले बुराई क्या है। लेकिन वही है कि जब भी कभी हम लोग किसी रिएक्शन से नाम एसोसिएट करते हैं तो उसमें रिएजेंट्स के जो नाम या रिएजेंट्स की जो टाइप्स है वो बहुत ही फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। ये थोड़ा हम लोग को याद रखना होता है। और कोई डाउट? जिसको जो भी डाउट है पूछते जा सकते हैं, जो कुछ भी दिमाग में डाउट आ रहा है सारा चीज पूछते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बता सकता है? साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन तो पहले से बना हुआ है। डाइब्यूटीन। साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोडाइब्यूटीन नहीं बोलते उसको। पक्का? तो वो तो एरोमेटिक नहीं बनेगा ना, मतलब एरोमेटिक नहीं बनेगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ना। तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अच्छा, अगर तुम लोग को याद हो तो तुम लोगों को मैंने ये डायग्राम बताया था कभी, ऐसा बताया था कहीं कहीं पे? एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट में बताया था कि अगर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो किसी तरीके से अपने आप को नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बनना तो ये चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन हटा रेडिकल बना, क्लोरीन हटा रेडिकल बना, बट अगर ये बनता है तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। कोई काउंटर सवाल कर सकता है कि सर आप ही तो बोले थे बुर्जी रिएक्शन में अनस्टेबल प्रोडक्ट भी बन सकता है। बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है, बट अगर इसके जगह पे कोई ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ये प्रोडक्ट बनाना प्रेफर करेंगे। तो अगर नीचे का प्रोडक्ट बनता भी है तो भी सोडियम वाला पार्ट एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम लोग आराम से जो अपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उसको डाइमराइज करके, सॉरी अपने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को डाइमराइज करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों का बाई चांस साइक्लोब्यूटाडाइन बन भी जाता है तो भी हम लोग उसको आराम से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करके ऊपर वाले पार्ट के स्ट्रक्चर में जा सकते हैं। इस छोटे से पॉइंट का भी ध्यान रखना। अब जैसे इस तरह के कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम लोग के पास पहली बार आएगा तो हम लोग नहीं सोच सकते, बट इस तरह के हर एक रिएक्शंस में 2-3 यूनिक पॉइंट्स होंगे या यूनिक केसेस होंगे, उनको एक्सेप्शन मत समझिए, कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी एंगल से कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये अपने जनरलाइजेशन का ही पार्ट है जो हम लोगों ने सीख रखा है। बट इस पॉइंट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे ये यूनिकनेस अपने को नहीं समझ में आता है, इसलिए हम लोग ये सब चीज डिस्कशन का पार्ट रखना होता है। मतलब ये चीज हम लोग को मालूम है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आराम से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, ये हम लोगों ने सीखा है, बट उसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन में कैसे आ सकता है ये हम लोग नहीं जज कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं ताकि दिमाग में अपने वो सब चीजें रिपीट हो। जितने क्वेश्चंस तुम्हारे नोट्स में स्टार मार्क होंगे तो हम सजेशन देंगे कि एक रेड पेन रखना, उस रेड पेन से उसको मार्क करना, क्योंकि जब वो प्रिंट आउट होगा तो तुमको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा सब कुछ, बट जितने क्वेश्चन से स्टार मार्क होंगे उन सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों को खुद के रेड पेन से या ग्रीन पेन से मार्क करके रखना है ताकि जब रिवीजन करेंगे तो उन सब क्वेश्चंस पे नजर जाए। अब वुर्ज रिएक्शन का बेसिक क्वेश्चन है, RX वाला पार्ट RX के साथ कंबाइन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, इससे घटिया क्या होगा? किसको नहीं समझ में आ गया ये चीज, किसको याद नहीं होगा वुर्ज रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनता है? ये सबको याद होगा। तो इन सब क्वेश्चंस पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, एक सेकंड का भी टाइम क्यों वेस्ट करना, सीधा उन क्वेश्चंस पे नजर जाना चाहिए जो इस तरह के कुछ यूनिक पॉइंट्स को इन्वॉल्व करके बने हुए हो, ताकि हम लोग सीधा अपना टाइम उस पर दे और जो जो भी मेन पॉइंट्स हो सकते हैं उन सब चीजों को आराम से सीख पाए। रिविजन में ये सब चीज बहुत इफेक्टिव होगा, काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ब्रोमीन हटेगा रेडिकल बनेगा, ब्रोमीन हटेगा रेडिकल बनेगा, एंड अपने प्रोडक्ट में हम लोग ऑलमोस्ट बड़ा ही एक यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। प्रिज्मॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, प्रिज्म एग्जैक्टली उस टाइप का स्ट्रक्चर है। बस इसको बनाने के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पार्ट तो राइट साइड जा रहा है, दूसरा पार्ट लेफ्ट साइड जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बस देखने का ओरिएंटेशन है। वो जब हम लोग ऊपर से अटैच करेंगे तो हम लोग के प्रिज्म टाइप का स्ट्रक्चर आराम से बनेगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। ये हम लोग के प्रोडक्ट बनाने का एक बेसिक सर इस केस में स्ट्रेन नहीं आएगा बहुत ज्यादा? स्ट्रेन फर्क नहीं पड़ रहा है, स्ट्रेन से हम लोग कोई लेना देना नहीं तो है। मतलब इसके अलावा अगर स्ट्रेट चेन बनाते तो उसमें स्ट्रेन का फैक्टर थोड़ा कम रहता। फिर वही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगा वो। अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर की बात करें तो तो बट इंट्रा वाला वो पार्ट तो ज्यादा तब critical आता होगा ना जब स्टेबिलिटी फैक्टर में ज्यादा डिफरेंस ना हो।
हो सकता किसी है, भी में भी यार। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पॉइंट ये है ना कि इसमें अगर हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कितना ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कहाँ पे ले जाके इसको खत्म करेंगे, ये बताओ। एक ब्रोमीन हटाए, इनफिनाइट रहेगा क्या? इनफाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट चेन भी तो नहीं बन सकता। अगर इनफाइनाइट चेन बनने की पॉसिबिलिटी होती तो सल्फर का इतना ज्यादा कंपाउंड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। सल्फर और फास्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, बट कार्बन के मिलियंस कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? ऐसा सवाल सुना है कभी? यस सर। क्यों, बताओ। सल्फर एंड फास्फोरस कैटेनेशन शो कर सकते हैं कार्बन के अलावा, तो भी उनकी इतने मिलियंस कंपाउंड क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? इसके पीछे क्या रीजन है, बताना चाहेगा कोई? क्योंकि उसका चेन जैसे जैसे बढ़ता है वो अनस्टेबल हो जाता है, बट कार्बन के केस में ये नहीं होता। तुम्हारा जवाब सामने है। चेन जब बड़ा होता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए होता है, तब जाके मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है, अदरवाइज बहुत बड़े चेन नहीं बना सकते। बड़े चेन का मतलब क्या, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो अनस्टेबल होगा, अदरवाइज जैसे मान लो, तो एक चीज सोचो, मान लो बिल्डिंग बनता है, तो जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कहीं नहीं ऐसे लंबा सा खड़ा कर देते, ऐसा बड़ा सा टावर खड़ा करते चले गए ऐसे। एक आता है ना गेम आता है जिसमें ऊपर ऊपर टावर गिरते रहता है, ऐसे बिल्डिंग बढ़ता जाता है, वैसे कुछ खड़ा कर दो बिल्डिंग, क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा टावर होगा उसका स्ट्रक्चर उतना ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि चीजें उतनी ज्यादा इधर उधर हिल रही होंगी, कोलिजन्स के फैक्टर होंगे, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते। तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। जब हम लोग रिंग के साइज की बात करते हैं, तो जब हम लोग 3 से 4 में जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, 4 से 5 में जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, 5 से 6 में जाते हैं स्टेबिलिटी बढ़ता है, बट जब 6 से 7 में जाते हैं स्टेबिलिटी घट जाता है, 7 से 8 में जाते हैं स्टेबिलिटी और घट जाता है। तो एक चीजों का ऑप्टिमाइजेशन होता है, केवल लंबा चेन होना सब कुछ प्रेफर नहीं करता, छोटे साइज भी मैटर करते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है। बहुत छोटा स्ट्रक्चर होना ही पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी होना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। असल इन्हीं की इनफाइनाइट चेन बनाते चले जाएंगे, इन्फिनिटी हमेशा फेवरेबल कंडीशन नहीं होता हर एक सिचुएशन के लिए। और कोई डाउट किसी को तो बताओ क्वेश्चन नंबर 10 तक में। बोलते जाओ जो कुछ भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 तक में। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट बनाना सिमिलरिटी है, प्रोडक्ट बनाने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप का है। एंड दिस इज कॉल्ड एज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बोल दिया था कि कोल्ब्स रिएक्शन अलग चीज है एंड कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट थोड़ा अलग चीज है। एक तो इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली पार्ट चीजें हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट स्टिल हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं उस चीज की बात करते हैं। इस बार हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेके चलने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट थोड़ा लाइन करो। चलो ध्यान दो, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ले रहे हैं, उस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के हम लोग सॉल्ट्स को यूज करेंगे। सोडियम सॉल्ट ले लो या पोटेशियम सॉल्ट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब भी कभी हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं,
अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मतलब बेसिकली करंट पास कर रहे हैं इसके थ्रू, तो अपने प्रोडक्ट में वापस से अल्केन बन रहा है। तो जैसे वुर्ज रिएक्शन में RX था तो अल्केन बन रहा था, यहाँ पे RX के जगह पे RC डबल बॉन्ड ONA, मतलब बेसिकली X जब हट रहा था उसके जगह पे यहाँ पे हम लोग का ये स्पीसीज हट रहा है, और वहां से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है और भी कुछ बनेगा। एक तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, उसी के साथ साथ NaOH का फॉर्मेशन होता है, एंड H2 का भी फॉर्मेशन होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कि ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ये सब पार्ट याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कैसे याद रख सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक स्टेप याद रखना थोड़ा मस्ट होगा, बाकी पार्ट तो आसानी से बन जाएगा। बाकी पार्ट बनाना मुश्किल चीज नहीं है, बट एक स्टेप याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। इस चीज को हम लोग पोल फिलेट क्लेसेस बोलते हैं। बाकी प्रोडक्ट बनाना बड़ा सिंपल है। पहले हेलोजन हटा के रेडिकल बना रहे थे हम लोग, अभी इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट को हटा के रेडिकल बनाओ, सेम टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, सेम टाइप से चीजें रिपीट होंगी, कहीं कुछ भी नया नहीं आने वाला। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी मतलब जो प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसमें वर्कशीट देंगे तुम लोगों को, उन वर्कशीट को ही तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो ज्यादा बेटर होगा, वहां से चीजें ज्यादा इजिली सीख सकते हैं। और जब हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो इस केस में पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस है। अगर इलेक्ट्रोलिसिस है तो ऑब्वियस सी बात है दो चीजें होंगी, एक तो एनोड चलेगा और दूसरा कैथोड चलेगा। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो रिडक्शन होना चाहिए। कोई बता सकता है कि एनोड पे कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा? कितना तो जज कर सकते हैं। CO RCO माइनस। RCO माइनस का पक्का? एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा, ये तुम लोगों को बताना है सवाल। ये तुम लोग को बताने का मैंने तरीका बताया था कि अगर जज करना है कि एग्जैक्टली किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो ये हम लोग आराम से जज कर सकते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बट जज करने के लिए पहले तो स्पीसीज लिखो, जो जो स्पीसीज हम लोग के पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेके चल रहा है, तो क्या क्या ऑप्शन अपने पास, तो एक तो Na+ हो सकता है या फिर K+ हो सकता है, केवल हम Na लिख के चल रहे हैं। दूसरा हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो वहां से कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। और तीसरा हम लोग वाटर लेके चल सकते हैं। तो टोटल ये 3 पॉसिबिलिटीज है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, सोडियम तो किसी काम का नहीं है, छोड़ दिया इसको। बाकी बचा अपना वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। एक चीज याद होगा तुम लोगों को, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेट, क्लोरेट, ये सब बड़े बड़े जो आयंस होते हैं, उन सब केसेस में इन आयंस का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, वाटर वाले पार्ट को नॉर्मली छोड़ देते हैं। तो जैसे ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट अगर दे रखा, तो हम लोग आराम से उधर से कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। जब कैथोड पे जाएंगे, तो बचा अपने पास सोडियम Na+ वाला पार्ट, कार्बोक्सिलेट आयन और साथ ही साथ वाटर। कार्बोक्सिलेट आयन वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि माइनस चार्ज पहले से है, उसको हटा देते हैं। रिएक्टिव मेटल्स का ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन नहीं हो सकता, इसको भी हटा देते हैं, बचेगा वाटर। तो जब हम लोग का एनोड कैथोड का डिवीजन हो गया, तो मालूम पड़ गया कि एक तरफ कार्बोक्सिलेट आयन वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होने वाला है और दूसरी तरफ वाटर का रिडक्शन होने वाला है। तो वाटर का रिडक्शन प्रोडक्ट अपने को मालूम है कि जब हम लोग वाटर का रिडक्शन कराते हैं, तो H2 वाला पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करके एक तो OH- में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ H2 गैस लिबरेट करता है। तो H2 गैस निकलना चाहिए पहला चीज, OH- निकलना चाहिए, जो कि NaOH के फॉर्मेट में दे रखा, क्योंकि Na+ है वो OH- के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। तो एक ये रिएक्शन तो हम लोग का कवर हो गया कि हम लोग का वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ से H2 एंड OH- निकल रहा है, पहला चीज। बचा हम लोगों का एनोड वाले पार्ट के ऊपर रिएक्शन। एनोड वाले पार्ट के ऊपर का रिएक्शन बड़ा सिंपलिस्टिक है। पहला स्टेप तो सिंपल सा है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा था। जब वो हटा, तो हम लोग एक रेडिकल मिलेगा, पहला चीज।
बट हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम अभी जस्ट अगला स्टेप में डिस्कस करेंगे। ये जो रेडिकल बनता है, ये रेडिकल वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस में बार बार जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। बट इसके बाद का एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, और ये चीज आगे कुछ रिएक्शंस में हम लोग यूज करेंगे, या फिर ये पॉइंट हम लोग कुछ रिएक्शंस में यूज करेंगे। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हम लोग को मालूम है रेजोनेंस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड इंस्टेंटेनियस है, मतलब लाखों टाइम्स हो रहा होगा, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर लाख बार हो रहा है। अगर ये स्टेप रेजोनेंस का बार बार हो रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पूरे रिएक्शन में, जैसे रेजोनेंस कैसे हो रहा है ऐसा हम एक्सप्लेन कर देते तो ज्यादा बेटर होगा। हम लोग का जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के रेडिकल के साथ कंबाइन किया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन साइड हट गया, मतलब अपने प्रोडक्ट में आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट ब्रेक होकर के ऑक्सीजन रेडिकल बना और इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया। फिर से सेम स्टेप रिपीट होगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गया। इस तरह का स्टेप्स बार बार रिपीट हो सकता है, बार बार रिपीटेड मोड में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शायद ये स्टेप हो सकता है कि जो हम लोग का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की जगह अगर हम मान लो ऐसा बोले कि जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें से हम लोग का कार्बन का इलेक्ट्रॉन हट जाए, मान लेते हैं ऐसा बोले, इसमें से कार्बन के इलेक्ट्रॉन हट जाए तो एक आर रेडिकल बनेगा और साथ ही साथ हम लोग को CO2 मिलेगा। तो क्या हो सकता है? तो कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर पाई बॉन्ड वीक नेचर का है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, साथ ही साथ ये रेजोनेंस थोड़े ना है, इसको रेजोनेंस थोड़े ना कह रहा है। तो हम भी नहीं बोल रहे कि रेजोनेंस है, और हम भी ये नहीं बोल रहे कि पाई बॉन्ड वीक नेचर का है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 1 लाख बार ये प्रोसेस करा रहे हैं, 1 लाख भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, बट स्टिल अगर हम लोग 1 लाख बार ये रेजोनेंस करा रहे हैं तो हो सकता है कि पाई बॉन्ड की जगह सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए। सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम लोग लाख बार एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और सामने एक सिग्मा बॉन्ड भी बैठा हुआ ब्रेक होने के लिए, तो हो सकता है कि वो पाई बॉन्ड ब्रेक ना होकर के वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और एक बार सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो चीजें तुरंत आगे बढ़ जाएंगी। जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब तक रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस में चीजें दोनों डायरेक्शन में चल रही है। पर एक बार अगर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर गया तो रिएक्शन तुरंत आगे प्रोसीड कर जाएगा। और ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना सिंपली प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है, कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सिग्मा बॉन्ड हम लोग का ब्रेक कर रहा है, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो इस केस में जो हम लोग का पाई बॉन्ड का पार्ट है उसके रेजोनेंस के जगह पे अगर एक बार भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं, यहीं पे हम स्टेप को मेंशन कर देते हैं, हम लोग का जो सिग्मा बॉन्ड है अगर ये ब्रेक किया तो आर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ CO2 वाला पार्ट। और क्योंकि CO2 गैसियस पार्ट है तो गैसियस लिविंग ग्रुप आराम से बाहर निकलने की टेंडेंसी में भी होगा। एटलीस्ट गैसियस कंपाउंड बन रहा तो हम लोग के सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ेगा। इंट्रोपी बढ़ना भी हम लोग के लिए थर्मोडायनेमिक के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन होता है। कोई भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में अगर इंट्रोपी बढ़ता है तो हम लोग के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तो हम लोगों का CO2 वाले पार्ट का जो फॉर्मेशन है वो आराम से रिएक्शन को फेवर कर रहा है। तो इस पूरे स्टेप में हम लोगों के पास आर रेडिकल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम है कि आर रेडिकल एक ही बन रहा है, जबकि अगर हम लोगों को रिएक्शन देखना है तो यहाँ 2 आर रेडिकल चाहिए। मतलब बेसिकली 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा, 2 कार्बन चेन आपस में कंबाइन करेगा तो डेफिनेटली 2 CO2 भी निकलना चाहिए, ऐसा सोच सकते हैं। और 2 सोडियम भी आएगा, मतलब 2 NaOH वाला पार्ट भी निकलेगा, H2 का एक ही मोल निकलने वाला है। तो हम लोगों का 2 कार्बोक्सिलेट आयन 2 रेडिकल बनाएगा, प्लस साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। वही 2 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट वाटर के साथ कंबाइन करेगा, 2 OH माइनस बनाएगा और एक H2 बनाएगा। और उसके बाद वही 2 रेडिकल वाला पार्ट 2 R रेडिकल बनाएगा, 2 CO2 का फॉर्मेशन करेगा, एंड जो R रेडिकल बना वो R रेडिकल वाला पार्ट आपस में कंबाइन करके आराम से अल्केन का फॉर्मेशन कर सकता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइमर प्रोडक्ट, ऐसा सोच सकते हैं। ये हम लोग का पूरा स्टेप है अपने कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट का, जो बिल्कुल यूनिक स्टेप है, ऐसा स्टेप और कहीं भी नहीं आता। सिंगल स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक सिंगल यूनिक स्टेप है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ऐसा हम लोग को ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, किसी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछते जाओ।
सर वो आप बोले 1 लाख बार में एक बार होगा तो उसको हम लोग प्रोडक्ट में ले सकते हैं इतना कम प्रोबेबिलिटी के साथ? हाँ हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 1 लाख बार में एक बार प्रोडक्ट बन रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि लाख बार एक प्रोसेस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सिबल हो रहा है, आगे पीछे होता जा रहा है। बट एक बार भी अगर उसमें से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। अब 1 सेकेंड के अंदर, 1 लाख भी नहीं, 1 सेकेंड के अंदर बहुत ज्यादा रेजोनेंस का अमाउंट होता है। तो अगर हम लोग मान लो कि 1 सेकेंड में अगर एक भी पॉसिबिलिटी काउंट कर रहा है तो भी हम लोग के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 सेकेंड में एक पॉसिबिलिटी काउंट कर रहे हैं। तो ऐसा अगर हम लोग 1000 मॉलिक्यूल ले ले तो मतलब 1000 पॉसिबिलिटी है, अगर एक मोल मॉलिक्यूल ले ले तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। सोच सकते हैं ऐसा। सर लेकिन यहाँ पे ये भी तो होता है कि जो रेजोनेंस है हाइपोथेटिकल फिनोमेनन है और मतलब रियल लाइफ में हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमेनन नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। रेजोनेंस तो एक्चुअल में रियल फिनोमेनन मानते हैं कि रेजोनेंस होता ही है, ये इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। बट तो जब एग्जिस्ट करता है तो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है अपने पास, तो उसके लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं उसके थ्रू चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सर तो इसका सही रीजन वो थर्मोडायनेमिक्स वाला है कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगा। नहीं, दोनों दोनों रीजन है। थर्मोडायनेमिक्स भी एक रीजन है और बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी भी एक रीजन है। जैसे मान लो, ऐसा समझ लो कि एक तरफ 4 रस्सी है जिसको एक साथ बांधे हुए हैं, एक तरफ एक रस्सी है। हम लोग बार बार ऐसे क्या बोलते हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो बार बार फोर्स लगा रहे हैं तो एक रस्सी ब्रेक करेगा, आराम से ब्रेक करेगा। बट हो सकता है कि 4 रस्सी ब्रेक कर जाए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है, आराम से ये पॉसिबिलिटी है। मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बॉन्ड जब ब्रेक होना है तो बॉन्ड तो कहीं का भी ब्रेक हो सकता है। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं से डिसलोकेट होकर कहीं और चला जा रहा है। अब वो सिग्मा बॉन्ड का नॉर्मली नहीं होगा क्योंकि उधर ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल डिसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर उसके तरफ इलेक्ट्रॉन गलती से पहुंच गया तो अपना काम कर देगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, आराम से एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आइडिया लगेगा तुम लोगों को कि कोई भी रिएक्शन प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है वहां पे, इनफैक्ट कोई छोटा फैक्टर नहीं है प्रोबेबिलिटी। और कोई पॉइंट तो बताओ। चलो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था जिसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो हम वर्बली केवल बोल रहे हैं, ये तुमको नोट्स में मिलेगा, हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। एक तो ये पॉइंट कि हम लोग का CO2 लिबरेट हो रहा है कहाँ पे, एनोड पे, सबसे पहला चीज। दूसरा, हम लोगों का वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा एंड कैथोड पे H2 लिबरेट हो रहा। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। CO2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, पहला चीज। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे रिएक्शन होगा वैसे वैसे OH माइनस बन रहा। तो अगर हम लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट आगे बढ़ेगा तो उस केस में हम लोगों के OH माइनस का जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। और अगर OH माइनस का अमाउंट बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उस सॉल्यूशन का बेसिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ज्यादा OH माइनस बनेगा, उतना ज्यादा सॉल्यूशन हम लोग को बेसिक मिलता जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है pH वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, ऐसा हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग इसके कंक्लूजन में आराम से डाल सकते हैं। ये सब स्टेटमेंट सिंपल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के जैसा पूछा जाएगा कि एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। आराम से इंक्रीज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग का रिएक्शन में OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो आराम से ये चीज पॉसिबल है। लास्ट क्लास में हम तुम लोग को एक चीज मेंशन किए थे, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बन सकता है। जिन लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास अटेंड नहीं किया था या जिनके पास लेक्चर्स भी नहीं है, वो उस लेक्चर को देखो तो वो चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। बट हम लोग ने ये पॉइंट बोला था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उस केस में हम लोगों का डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट आराम से बन सकता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब जैसे लास्ट क्लास में बताया था, CH3 के साथ CH2 रेडिकल दे रखा। तो अगर हम लोग यहाँ से डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक तो अल्केन बनेगा CH3 के साथ CH3 और दूसरा अल्कीन बनने वाला CH2 के साथ CH2। ये हम लोगों का बाई प्रोडक्ट मिलेगा। ये लास्ट क्लास में था, रेडिकल के थ्रू बन रहा था, तो यहाँ पे भी ये चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट साथ ही साथ एक और चीज बन सकता है। मान लो अगर ऐसा सिनेरियो है और इसके साथ साथ हम लोगों का
एक ऐसा रेडिकल बन गया, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही सकता है, आर रेडिकल बन सकता है। तो इससे हम लोगों को जो आर रेडिकल मिलने वाला है वो मिल चुका, और कुछ स्पीसीज इसी हम लोगों के रेडिकल वाले फेज में है अभी। ये पहले हम लोगों का ऑक्सीजन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगा, वहां से कार्बन चेन का रेडिकल मिलेगा। तो कुछ रिएक्शंस इस फेज में रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये फेज रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन रेडिकल ये कार्बन चेन के साथ कंबाइन कर जाए, और जब ये ऑक्सीजन रेडिकल कार्बन चेन के साथ कंबाइन करेगा तो हम लोग आराम से एक ईस्टर का भी फॉर्मेशन दे सकता है। तो एक ये नया पॉइंट है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होता है कि हम लोगों का जो रिएक्शन होता है उसमें ईस्टर कैन बी फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये हम लोगों को याद रखना होता है। एक तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है ही हम लोगों का, उसके अलावा हम लोगों के डिस्प्रोपोर्शनेशन के अलावा ईस्टर कैन बी फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रेडिकल बन सकता है, कार्बन चेन का रेडिकल बन सकता है। तो हम लोग को ईस्टर बाई प्रोडक्ट में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आसानी से बनाया जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखने का है। अदरवाइज प्रोडक्ट काइंड ऑफ सिमिलर रिपीटिशन में जाएगा। पहले हेलोजन हटा रहे थे, अभी कार्बोक्सिलेट आयन हटाओ, प्रोडक्ट में डाइमर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग बाई प्रोडक्ट अगर पूछा फाइंड ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तब उस केस में फिर हम लोग इस पार्टिकुलर पॉइंट का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे अपार्ट फ्रॉम डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आज रवि बोला था कि सर एक और एग्जांपल बताइए, तो जैसे मान लो अगर इस तरह का कोई स्पीसीज है, साइक्लिक ले लो तो ज्यादा बेटर है, चलो मान लो इस तरह का स्पीसीज है। अब इसमें हम लोग के पास एक हेलोजन वाला पार्ट दे रखा, और इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम ट्राइथर के प्रेजेंस में। तो जब हम लोग इसका रेडिकल बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस रेडिकल के रिस्पेक्ट में हम लोगों के पास 2 जगह अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल मिलाकर के 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन आसानी से हो पाएगा। कैसे बनेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन? तो एक तो सीधा अल्केन बना दो, सोचो ही मत, एक सीधा अल्केन बना दो। जो भी हम लोग का रिएक्टेंट दिख रहा उसमें रेडिकल के ऊपर H को ऐड करके अल्केन बना दो। दूसरा ये देखो कि जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन्स में हम लोग के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें से किसको हटा के ज्यादा स्टेबल हम लोग को रेडिकल मिल सकता है। यहाँ खैर दोनों सिमेट्रिकल है, पर अगर सिमेट्रिकल नहीं होता, मान लो ऐसा होता कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता, तो अगर ऊपर रेडिकल बनता तो हम लोग को ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलता। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के इधर पे ही रेडिकल बनाएंगे, और जहां पे रेडिकल बना उस रेडिकल के साथ पहले से एग्जिस्टिंग रेडिकल को कंबाइन करके पाई बॉन्ड बना दो। तो एक अल्केन बनेगा, एक अल्कीन बनेगा। जब अल्केन बनेगा तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा, जब अल्कीन बन रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा, नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा। ये हम लोग का डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है। ऑल्दो डिस्प्रोपोर्शनेशन पे ऐसा नहीं कि बहुत हेवी कहीं पे हम सवाल देखे हो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट में कोई बहुत भारी भरकम टाइप का कहीं सवाल आया हो। सिंपल से सवाल अगर होंगे तो इसी स्ट्रक्चर में रहेगा, क्योंकि ये सोच पाना ही डिफिकल्ट चीज है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होता है, वो याद नहीं होता लोगों को। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होने वाले हैं। अदरवाइज डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट अगर बनाना आता है तो मेरे हिसाब से ये चीज सोच पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अल्केन तो सीधा बना दो, अल्केन बनाने में तो सोचना ही नहीं है। अल्कीन बनाते वक्त जो रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे रेडिकल बनेगा, ये देख लो कि कहाँ पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, उस रेडिकल को बनाओ और उन दोनों रेडिकल को कंबाइन करके आपस में पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। ऐसा आसानी से सोचा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बहुत ही सिंपल सा केस है, मेरे हिसाब से ज्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से अपने कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में ये सब पॉइंट्स थोड़े ध्यान रखने होंगे। बाकी रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने का पार्ट एग्जैक्टली हम लोगों के वुर्ज रिएक्शन के जैसा होता है। आज तुम लोगों को हम एक वर्कशीट देंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर। उसको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर आज नहीं ट्राई कर सकते तो कल सुबह एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। वो वर्कशीट बनाना बहुत ही मस्ट होगा ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मोड में रहे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मोड में हमेशा रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी होगा। तो ये कुछ हम लोग के कुछ सिंपल 6-7 रिएक्शन थे, बेसिकली शायद 6 रिएक्शन हुए। इसके बाद हम लोगों का पिनेकॉल फॉर्मेशन, असाइलिन कंडेंसेशन, हंस-डिकर रिएक्शन और हेलोजनेशन,
ये ऊपर के तीनों रिएक्शन तो ज्यादा काम के है भी नहीं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही छोटे छोटे रिएक्शन है। बट जो हम लोग का हेलोजिनेशन है वो काफी बड़ा रिएक्शन है, उसको हम आराम से एक लेक्चर में कवर करना प्रेफर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग पिनेकॉल फॉर्मेशन कर सकते हैं डिस्कस, सिंपल सा रिएक्शन है। या फिर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पिनेकॉल फॉर्मेशन डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। पहले तुम लोग आज तक हम जो क्वेश्चंस कराए उन सब क्वेश्चंस को एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लो, तब उसके बाद पिनेकॉल फॉर्मेशन, एसाइलिन कंडेंसेशन और हंजीकर रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल ही होगा तुम लोगों का रात में 9 बजे से। टाइमिंग हम पहले ही अनाउंस कर दे रहे हैं, तुम लोग का रोज क्लास होगा तुम लोगों का 9 बजे से। वीक का जो टोटल शेड्यूल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हम अभी मैसेज कर देंगे तुम लोग को एक बार विशाल सर से डिस्कस करके कि तुम लोग का किस किस दिन क्लास है। जिस दिन क्लास तुम लोग का अगर ऑफलाइन में हुआ तो उस दिन हो सके तो हम क्लास नहीं लगाएंगे तुम लोग का प्रेफरेबली, बट अदरवाइज रात को 9 बजे से आराम से क्लास रखेंगे। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि हम क्लास लेने के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे तब उस केस में फिर हम क्लास की कैंसिल का अनाउंसमेंट कर देंगे, बट रात को 9 बजे से क्लास होगा। वीक में किस किस दिन क्लास है एक बार हम विशाल सर से डिस्कशन करके टाइम टेबल के हिसाब से आराम से क्लास का शेड्यूल कर देते हैं। संडे को, नेक्स्ट संडे को थोड़ा लंबा क्लास होगा, मतलब इतना छोटा क्लास नहीं रहेगा, बट हम 2 घंटे का क्लास रेगुलर नहीं लगाएंगे। हमको उत्कर्ष का टाइम टेबल मालूम नहीं था तो इसीलिए हम शाम में क्लास लगाने के मूड में थे, बट हो सके तो सुबह के टाइम पे क्लास लगा दे। मेरा क्लास छोटा रहेगा, 1 घंटे का, फिर 20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे का क्लास, फिर 20 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे का क्लास, फिर 20 मिनट का ब्रेक। संडे को हम लोग इस तरीके से ही क्लास लेंगे आराम से। तो नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लास रेगुलर रहने वाला है। कल ध्यान रखना टाइमिंग का, 9 बजे से क्लास होगा टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर्ली। जो भी होमवर्क देंगे, जो भी डिस्कशन करना है अपना आराम से उसमें डिस्कस कर सकते हो। ऑल्दो हम सजेशन देंगे कि अगर तुम लोगों को कोई डाउट होगा वर्कशीट में या जो भी होमवर्क में डाउट होगा ग्रुप में डालो, डिस्कशन करके उसको पहले ही कवर कर लो, उसको क्लास तक के इंतजार में मत रखो। अगर तुम लोगों को क्लास में कुछ डिस्कशन करना है तो वो प्रॉपर पॉइंट का डिस्कशन करना होगा तो करो, अदरवाइज फिर ग्रुप में ही डिस्कशन करके सारे के सारे डाउट क्लियर कर लो, ज्यादा बेटर होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो आराम से पूछ सकते हैं, आराम से जान सकते हैं। कुछ ही पूछना है तो पूछ लो, और अगर नहीं पूछना है तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पूछ लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं वापस से। आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।